हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि मूल अधिकार कहते किसे हैं, तो ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हों तथा जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया गया हो, उसे मूल अधिकार की संज्ञा दी जाती है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकारों का यदि हम संवैधानिक प्रावधान जानना चाहें तो मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान, इसके 3 खंड बनेंगे, एक भाग का, अनुच्छेद का, तीसरा स्रोत का। जैसा हमने नागरिकता को पढ़ा था 3 पार्ट में डिवाइड करके, वैसे ही इसके भी 3 खंड बनेंगे। एक भाग का, तो किस भाग में उल्लेख है मौलिक अधिकार का, तो भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकार का। और अगर वहीं आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और स्रोत की बात करें तो स्रोत है अमेरिका। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। और ये जो प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, उसे वहाँ कब शामिल किया गया, तो अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख नहीं था। यानी जब अमेरिका में संविधान लागू हुआ उस समय उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि 2 वर्ष बाद 1789 में वहाँ का संविधान लागू हुआ था और 1791 ईस्वी में 2 वर्ष पश्चात वहाँ मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। लेकिन यहाँ अगर हम प्रश्न की दृष्टि से देखें, प्रश्न की दृष्टि से यदि विचार करें तो विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसके संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो वो हो जाएगा अमेरिका। और हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। तो विश्व का वह पहला देश जिसके संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है वो है अमेरिका, और हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। अब अगर हम लोग मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि देखें तो मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई? मूल अधिकारों की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है, जहाँ पर सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो किसी देश के राजा या शासक द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार कहाँ प्रदान किए गए, तो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का नाम क्या है, तो जॉन किंग ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए, उन्हें ही अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। और ये जो मैग्ना कार्टा है इसे हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं। और मौलिक अधिकारों का प्रारंभ 1215 में ब्रिटेन से हुआ। इसके पश्चात फिर 1791 ईस्वी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार प्रदान किए। इसीलिए अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। तो जैसा अभी हमने बात किया कि अमेरिका के जब मूल संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में, उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था। उसके 2 वर्ष पश्चात 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार प्रदान किए। इसीलिए अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। और एक चीज़ है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसके राजा के द्वारा मौलिक अधिकार का हनन करने के कारण राजा को ही फांसी दे दी गई थी, तो वो देश है फ्रांस। और राजा कौन है, तो वो है लुई 16वां राजा है। और देश अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा फ्रांस। तो आप देख सकते हैं फ्रांस के लोग मौलिक अधिकार को लेकर कितने सजग हैं कि मौलिक अधिकार का हनन करने पर राजा को ही फांसी पर लटका दिया गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसके राजा द्वारा मौलिक अधिकार का हनन करने पर राजा को ही फांसी दे दी गई थी, तो वो देश है फ्रांस। और राजा का नाम याद रखें, लुई 16वां है। इसके बाद अब हम लोग भारत के संदर्भ में अगर बात करें कि भारत के संदर्भ में मूल अधिकार का क्या इतिहास है, तो भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी। तो 1895 में तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। यानी ये डायरेक्ट मांग नहीं थी, इनडायरेक्ट मांग थी। इसके बाद फिर 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने न केवल स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की, अपितु इसके प्रारूप का भी निर्धारण किया। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है तथा इन्होंने मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी है।
कभी भी आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा किसने दी है, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद संविधान सभा में सरदार पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति का गठन किया गया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया, जिसका प्रावधान भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है। यानी मूल अधिकारों का प्रावधान भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद मौलिक अधिकारों का हम लोग वर्गीकरण देखते हैं। तो मौलिक अधिकार के वर्गीकरण में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो इसका वर्गीकरण किया गया है, इसमें मूल संविधान में 7 खंड थे। जब संविधान लागू हुआ उस समय इसमें 7 खंड थे, यानी मूल अधिकार हमें जो प्राप्त थे वो 7 प्राप्त थे। पहला है समता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में भी है और अनुच्छेद 19 के 1 में भी है। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। इस तरीके से मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया था 7 खंडों में। किंतु संपत्ति का अधिकार वर्तमान में निरसित हो गया है, समाप्त हो गया है। इसका मतलब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया। तो अब वर्तमान में पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब अगर हम कहें कि मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद क्या इन 6 अधिकारों में आ गए हैं, जो 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं, इसमें सारे आर्टिकल आ गए हैं, तो नहीं, सारे आर्टिकल इसमें नहीं आए हैं। आर्टिकल बचे हैं 12, 13, 33, 34, 35, ये आर्टिकल बचे हैं, ये इसमें शामिल नहीं हैं। जो 6 भागों में डिवाइड किया गया है मौलिक अधिकारों को ना, इसमें आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, 34 और 35 शामिल नहीं हैं। अब एक प्रश्न यह है कि क्या मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं या विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त हैं और भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब एक प्रश्न यह बनता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। ये आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। इसके अलावा बाकी के जो भी मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो इन आर्टिकल को आप याद रखें, 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके अलावा बाकी जो भी है ना मौलिक अधिकार, वो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। अब हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हमने देखा, तो आर्टिकल 12 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 12, इसमें क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा है क्या? तो इस परिभाषा में किसे किसे शामिल किया गया है? तो भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, अधीनस्थ प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, इतने लोगों को शामिल किया गया है। किसमें? तो राज्य में। तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 12 में है। ये पूरे को मिलाकर राज्य की परिभाषा कहा गया है। ये जो तीनों है ना, पहला क्या है कि भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, अधीनस्थ प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, इन पूरे को मिलाकर राज्य की परिभाषा कहा गया है। अब क्या राज्य को केवल आर्टिकल 12 में ही उल्लेख किया गया है राज्य का, या फिर और भी आर्टिकल हैं? तो 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152। ध्यान से समझें इस चीज़ को कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख सिर्फ आर्टिकल 12 में ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152, इन 3 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, और अगर 36 की बात करें तो ये डीपीएसपी का पहला अनुच्छेद है, और अगर राज्य का पहला अनुच्छेद की बात करें तो वो हो जाएगा 152। तो इन 3 आर्टिकल में राज्य को परिभाषित किया गया है।
अब क्वेश्चन इन 3 से एक अलग ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि किसमें राज्य की परिभाषा नहीं दी गई है। तो अगर आपको ये 3 आर्टिकल याद हैं कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 152, तो आप अपना आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, याद रखें। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13। इसमें मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कवच है। इसमें मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसका मतलब है अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 ये दोनों ही मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो यह मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है तथा इसके अंतर्गत न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल हैं को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना दिया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह राज्य द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को जो मूल अधिकारों से असंगत हो उसे अवैध घोषित कर सकती है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति होती है इस आर्टिकल में। और आर्टिकल 13 के 2 क्लॉज हैं, 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 1 में क्या है, तो इसमें संविधान पूर्व विधियां हैं और 13 क्लॉज 2 में क्या है, तो इसमें संविधान के बाद की विधियां हैं। अब निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित यदि कोई प्रावधान है, चाहे वह संविधान पूर्व की विधि हो या फिर संविधान के बाद की विधि हो, अगर वह मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाती है तो जिस सीमा तक वह विधि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगी वहाँ तक वह विधि शून्य हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है। तो ये हो गया अनुच्छेद 13 का प्रावधान। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 का प्रावधान हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में क्या है, तो ये मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है अनुच्छेद 13। इसके बाद फिर हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण जो हुआ था, जिसमें कि मूल संविधान में इन्हें 7 खंडों में डिवाइड किया गया था और वर्तमान में जो 6 खंड हैं उन्हीं में से पहला खंड हम लेते हैं समता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इसमें 2 बातों का उल्लेख है। एक तो है विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। यह प्रश्न सीधे सीधे आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने, तो ब्रिटेन से लिया है। और वहीं अगर विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये हमने अमेरिका से लिया है। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखें, विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से ली है और विधियों का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। और जो विधियों के समक्ष समता है यह नकारात्मक है, क्योंकि राज्य पर प्रतिबंध लगाता है ये, इस वजह से यह नकारात्मक है, जबकि विधियों का समान संरक्षण यह सकारात्मक है। और विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे और यही मूल संदर्भ है इसका। लेकिन इस खंड में कुछ अपवाद भी हैं। और वहीं विधियों का समान संरक्षण जो है ये समान परिस्थिति में समान व्यवहार करने की बात करता है। इसका अर्थ है यदि एक जैसी कंडीशन व्यक्तियों की है तो उनके लिए एक समान व्यवहार होगा, लेकिन कंडीशन बदल जाएगी तो व्यवहार बदल जाएगा। अगर एक जैसी कंडीशन है व्यक्तियों की तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, लेकिन अगर कंडीशन बदल गई व्यक्तियों की तो व्यवहार भी बदल जाएगा। इसकी बात करता है विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में किस बात का उल्लेख है, 2 बातों का उल्लेख है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 15। इसमें विभेद पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रयास किया गया है। इसमें भी क्लॉज है कई, तो इसमें कितने क्लॉज हैं, तो 6 क्लॉज हैं। तो पहला है 15 का क्लॉज 1, ये राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और 15 का जो क्लॉज 2 है, इसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। तो 15 की क्लॉज 1 में राज्य को प्रतिबंधित किया गया है
कि राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, और 15 के क्लॉज 2 में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकता है। दोनों क्लियर हो गए, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में क्या है, तो राज्य को प्रतिबंध किया गया है कि वो किसी के साथ विभेद न करे, और क्लॉज 2 में है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा। संदर्भ क्या निकला, तो हमारा संविधान दोनों स्तर पर विभेद को रोकता है। ना राज्य विभेद कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विभेद कर सकता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 15 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 हैं। 6 क्लॉज में ये डिवाइड है, जिसमें कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 केवल यही 2 अनुच्छेद हैं जो विभेद को रोकने की बात करते हैं। बाकी के जो 4 क्लॉज हैं वो अपवाद हैं, अर्थात उनमें विभेद होगा। अभी हम आगे देखेंगे। 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 ये 15 क्लॉज 1 और 2 के अपवाद हैं। 15 क्लॉज 3 में क्या है, तो राज्य बच्चों एवं महिलाओं के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये विभेद की बात कर दी गई, क्योंकि 15 क्लॉज 1 में हमने क्या देखा कि राज्य को रोका गया है कि वो किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, और वही 15 क्लॉज 3 में क्या बोला जा रहा है कि राज्य बच्चों एवं महिलाओं के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी विभेद कर सकता है। और 15 क्लॉज 4 में क्या है, तो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और इसे पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 15 क्लॉज 4 को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ये चीज़ भी याद रखें आप लोग, ठीक है। फिर है 15 क्लॉज 5। इसमें क्या है, तो निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और इसे कब ऐड किया गया है, तो 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसे ऐड किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। इसे 15 क्लॉज 5 में जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन 2005 से। और जो 15 क्लॉज 6 है, ये क्या कहता है, तो EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और इसे किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 से इसे जोड़ा गया है। तो अमेंडमेंट भी पूछेगा अगर, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 15 क्लॉज 3 तक जो है उसका प्रावधान मूल संविधान में है, लेकिन 15 क्लॉज 4, 5 और 6 इनको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 15 क्लॉज 4 को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, 15 क्लॉज 5 को 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से, और 15 क्लॉज 6 को 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 15 को आप लोग भी ऐसे ही पढ़ें कि पहले इसे 2 भागों में डिवाइड कर दें। 15 क्लॉज 1 और 2 को अलग कर दें, इसमें सामान्य नियम है। 15 क्लॉज 1 और 2 में सामान्य नियम है जो विभेद को रोकते हैं। क्लॉज 1 राज्य को बोलता है कि विभेद नहीं करेगा, और क्लॉज 2 बोलता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा। लेकिन बाकी के जो 4 हैं इनको अलग कर लें, 2 भागों में डिवाइड करके इनको अलग कर लें। बाकी के 4 हैं 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6। ये क्या करेंगे, तो ये 1 और 2 के अपवाद हैं। 15 क्लॉज 1 और 2 के अपवाद हैं, क्योंकि इनमें विभेद की बात हो रही है और बाकी में विभेद को रोकने की बात की जा रही है। तो ये हो गया आर्टिकल 15। इसके बाद फिर है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन का अर्थ क्या है, सरकारी नौकरी, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। कहता तो ये आर्टिकल ये है कि सरकारी नौकरी में समानता होगी, विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे हमने आर्टिकल 15 के अपवाद देखे ना, वैसे ही आर्टिकल 16 के भी अपवाद हैं। 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, 16 क्लॉज 1 में सामान्य नियम की बात की गई है, और 16 क्लॉज 2 में भी सामान्य नियम की बात की गई है। लेकिन बाकी के जो 16 क्लॉज 3 से लेकर के 6 तक है ना, ये सब अपवाद हैं, जैसा कि हमने पीछे 15 में देखा। आर्टिकल 15 में भी आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और 2 सामान्य नियम की बात करता है, बाकी अपवाद हैं, वैसे यहाँ पर भी है। और अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, तो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है सबको बराबर अवसर प्राप्त होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और 16 क्लॉज 2 की बात करें तो राज्य लोक नियोजन में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में केवल 5 पॉइंट थे, वहाँ पर जो उल्लेख था वो क्या था, तो जाति, वंश, मूल स्थान, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, वहाँ पर
इसका प्रावधान था, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बढ़ चुके हैं, इसमें 7 पॉइंट हैं। उद्भव और निवास को भी ऐड कर दिया गया है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे याद रखें, ठीक है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 है। 16 का क्लॉज 3 से लेकर के 6 तक इसके अपवाद हैं, 1 और 2 के अपवाद हैं। 16 क्लॉज 3 में क्या है, तो यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी राज्य की सेवा के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य कर दे। आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी राज्य की सेवा के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य कर दे। तो ये अनुच्छेद जो हमने पढ़ा है ना 16 क्लॉज 2, उसका अपवाद है, क्योंकि 16 क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि राज्य लोक नियोजन में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के स्थान पर विभेद नहीं करेगा। और वहीं 16 क्लॉज 3 में विभेद की बात कर दी। तो ये अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 का अपवाद है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 16 क्लॉज 4 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि यदि नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसे आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उल्लेख है आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। अर्थात ओबीसी वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण है 16 क्लॉज 4 में। और पीछे हमने पढ़ा आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, उसमें एससी एसटी वर्ग के लिए नौकरी के आरक्षण का प्रावधान था। तो 16 का क्लॉज 4 में ओबीसी वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये हो गया 16 का क्लॉज 4। 16 क्लॉज 5 में क्या है, तो यह अनुच्छेद राज्य को धर्म के मामले में विभेद करने की अनुमति प्रदान करता है। अर्थात किसी धार्मिक संस्था में उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 16 का क्लॉज 5। और 16 क्लॉज 6 में क्या है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 में इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 10% आरक्षण का। और इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये चीज़ भी याद रखें, पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन से, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। तो ये हो गया आर्टिकल 16 जो 6 क्लॉज में डिवाइड है, जिसमें कि पहले और दूसरे क्लॉज में सामान्य नियम की बात की गई है। बाकी और क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 6 तक अपवाद हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। इसमें है अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। छुआछूत की भावना को हम अस्पृश्यता कहते हैं और इसका प्रावधान आर्टिकल 17 में किया गया है। यह निरपेक्ष अधिकार है, यानी इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ये चीज़ याद रखें कि जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, ये एक निरपेक्ष अधिकार है, यानी इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस अधिकार का हनन न राज्य कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। यह अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। और अस्पृश्यता अपराध संरक्षण अधिनियम 1976 में बनाया गया। ये याद रखें कि अस्पृश्यता अपराध संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1976 में बनाया गया। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसे प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है कि वह विशेष जाति का है, विशेष धर्म का है या फिर विशेष संप्रदाय का है। इस आधार पर उसे सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। इसे दंडनीय अपराध माना गया है। यह है आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। फिर है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियां जो हैं ये विषमता को जन्म देती हैं और राज्य के द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन अपवाद स्वरूप एक पॉइंट भी है कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर उपाधि नहीं दी जाएगी, यानी शिक्षा और सेना क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, ये अपवाद स्वरूप है। अब एक प्रश्न यह है कि भारत रत्न उपाधि है या नहीं है। तो भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री ये उपाधि है या नहीं है, ये प्रश्न बनता है। तो इसमें एक वाद है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996। इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारत रत्न उपाधि न होकर अलंकरण है, पुरस्कार है। अर्थात इसको कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकता है ना। कोई
अपने नाम के आगे पीछे तो इसे लगा नहीं सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर भारत रत्न मिला तो क्या सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? नहीं लगा सकते हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति इसको अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये एक अलंकरण और पुरस्कार है। और ये किस वाद में निर्णय आया ये भी याद रखें। वालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारत रत्न उपाधि न होकर के एक अलंकरण है। और इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखें कि कोई भारत का नागरिक अगर दूसरे देश द्वारा दी गई उपाधि या पुरस्कार लेना चाहता है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उसे नहीं ग्रहण कर सकता। उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही वह पुरस्कार या उपाधि ग्रहण कर सकता है। इसका भी उल्लेख आर्टिकल 18 में है। तो आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये मौलिक अधिकार का पहला खंड हमने कंप्लीट कर लिया। मौलिक अधिकार के जो 6 खंड हैं वर्तमान में, उसका पहला खंड है समता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है आज की वीडियो में। अब आगे के खंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।